सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इंडियन इकोनॉमी कल मैं स्टार्ट किया था, जिसमें कि भारतीय कृषि का टॉपिक और बिहार की कृषि टॉपिक स्टार्ट किया था। और अभी तक कल के लेक्चर में मैं बता रहा था कि हमारे देश की कृषि क्या है, उसकी क्या विशेषता है, क्या इम्पोर्टेंस है, और हमारे देश की कृषि में क्या क्या समस्याएं हैं। उसके बाद इसमें हमारे देश में हरित क्रांति आया, उसका क्या परिणाम रहा। फिर हम फर्स्ट चरण की हरित क्रांति की चर्चा किए थे, फिर सेकंड क्रांति की चर्चा किए थे। और इसमें हम कल कल जो है ना, कृषि उत्पाद विपणन समिति APMC का भी क्या कमियां हैं, क्या उसमें सुधार हुआ है, इन सारे चीज़ों का हम बारी बारी से डिस्कस किए थे। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ से हम लोग कल वीडियो स्टार्ट किए थे, पूरा लेक्चर। क्या कृषि का महत्व है, क्या उसकी विशेषता है, क्या उसकी संभावनाएं हमारे कृषि में है, क्या क्या चुनौतियां हैं बिहार और भारत की कृषि में। फिर आगे आज़ादी के बाद हमने कृषि के क्षेत्र में क्या क्या डेवलप का काम किया है, 5 ईयर प्लान में क्या क्या एग्रीकल्चर में हुआ है, खास करके फिर 1991 के बाद जो उदारीकरण हमने अपनाया है, उसके बाद हमने कृषि क्षेत्र में कैसे कैसे विकास किया है, इसको देखा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, 11वीं में क्या हुआ, फिर 12वीं में क्या हुआ, और अभी किसानों का जो आय दोगुना करने की बात की जाए उसका भी मैं काफ़ी डिटेल में चर्चा किया था। फिर जो है हरित क्रांति कब अपनाया गया था, किस बैकग्राउंड में अपनाया गया था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसका भी हम डिस्कस किए थे। और बाकी हम आपको बताए थे कि जो कृषि का जो प्रोडक्शन है, इसको आप सही ढंग से याद कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी में अभी तो 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि अभी 1990 या 91 बाद कृषि के उत्पादन और उत्पादकता की प्रवृत्ति या नेचर या स्वरूप को दिखाइए। आपको यही, जब तक डेटा एग्जैक्ट याद नहीं होगा तो आप वहाँ एग्जाम में नहीं लिख पाए। एक बार सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को जरूर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लगता है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बाकी हम हरित क्रांति जो पर्यावरण समस्या था, ये भी हम देख लिए थे। फिर द्वितीय चरण का हम बता दिए थे अच्छे डिटेल से। फिर आप लोग कृषि विपणन जो समस्या है, खास करके जो क्या इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लिया गया, ये सब हम डिस्कस जो है ना काफ़ी बेहतर ढंग से किए थे। जो भी मेरा पीछे का कल का वीडियो नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कल का वीडियो देख लीजिए, और कल का वीडियो देखने के बाद ही आप आज का वीडियो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये स्टेट APMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी, जो जो राज्य सूची का विषय जो कमेटी बनता है, जहाँ की अनाज अपना किसान बेच सकते हैं, उसका हम बारे में पढ़े थे। आज जो है ना, उसी का नेक्स्ट पार्ट है आपका, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं E-NAM इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले कुछ चीज़ें और कि अभी 67 बीपीएससी मेंस जो लगभग 2 महीने के बाद होने जा रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए 1 नवंबर से एक नया फिर से हम 50 दिन का मेंस आंसर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। इस 50 दिन में क्या होगा कि पर सब्जेक्ट वाइज जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हमारे हिस्ट्री का अगर क्वेश्चन है, हिस्ट्री में जो 10 बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इस बार आना ही आना है, तो हम पर डे के हिसाब से आपको 2 क्वेश्चन देंगे। तो उसमें 10 क्वेश्चन देंगे, मतलब हिस्ट्री 5 दिन चलेगा 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 10 दिन में आपका पूरा हिस्ट्री का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करा देंगे। फिर इसका आपको हम नोट्स दे देंगे, फिर इसका हम आपको मोड आंसर दे देंगे। इस सबसे ग्रुप में चलेगा, और जो है आपका ये एक क्वेश्चन फिर DI का हम देंगे। तो ऐसे करके ना डेली बेसिस पे हिस्ट्री भी कवर कर लेंगे 5 दिन में। फिर हम ऐसे करके इंडियन पॉलिटी कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कर लेंगे, साइंस टेक और करंट अफेयर्स। मेरा टारगेट है कि 25 दिन में पहले टॉपिक वाइज जो भी आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं इस बार ये आना ही आना 6 मेंस में, पहले उसको हम कवर कर लेंगे। और ये मान के चलिए कि 25 दिन में आपका लगभग किसी किसी दिन 2 दिन, कभी 3 क्वेश्चन भी देंगे, तो लगभग समझिए कि कोशिश रहेगा 50 से 60 क्वेश्चन आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आएगा, उसको कराएंगे। फिर DI आपका लगभग 50-60 करवा देंगे। और फिर जो टेस्ट होगा, फुल टेस्ट हाफ टेस्ट होगा, तो उसमें तो आपका क्वेश्चन होगा ही होगा। मेरा पहले मेनली टॉपिक है कि 50 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, आपको अच्छे से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, उससे कैसे भूमिका लिखा जाए, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाए, वो सब आप कर लेंगे। उसके बाद जो है उसमें आप लोग फुल टेस्ट भी होगा। तो जिनको भी जुड़ना है 1 नंबर के बैच में, काफ़ी हम उसमें एक मतलब कि सिस्टमेटिक वे में हम उसको शेड्यूल तैयार किए, साइंटिफिक वे में, कि कम टाइम में कैसे पढ़ के 50-60 दिन में अच्छे से आप मेंस का हर एक टॉपिक जो है कवर कर सकते हैं। और मेरा खुद का नोट्स है, खुद का वीडियो बना हुआ ही। तो जिनको भी जुड़ना है नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बाकी प्रोसेस बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको LSW हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी का भी स्टार्ट होगा। जिनको भी जुड़ना है उसी नंबर पर आप कॉल करना है।
तो आइए आज का जो वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला वही है ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक ना। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार, तो देखिए एपीएमसी में जो समस्याएं थी उसको दूर करने के लिए ही जो है ना ये ई-नैम का कॉन्सेप्ट जो है ना मोदी सरकार ने लाया है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रस्तावना में क्या, स्टेट एपीएमसी एक्ट कृषि वस्तुओं के राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा था। आपको हम बताए थे कि जो एपीएमसी एक्ट है उसमें कई तरह के बाधाएं थी, बॉन्डेशन थे, डायरेक्ट किसान उसमें अनाज मंडी में नहीं बेच सकता है, ऐसे और भी कई सारे वहाँ प्रॉब्लम्स था जो एपीएमसी में। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ये प्रस्ताव लाया है। तो यहाँ वही देखिए लिखा हुआ है कि स्टेट एपीएमसी एक्ट वस्तुओं को राष्ट्रीय बाजार के निर्माण में जो है ना एक जो है ना महत्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य कर रहा है। यह कृषि को स्थानीय महत्व का विषय मानते हुए ऐसे प्रावधानों को लागू करने की कोशिश करता है जिनके चलते किसी भी किसान को स्थानीय मंडी में अपना माल जो है ना बेचना पड़ता है। यह एक्ट उपभोक्ताओं, उत्पादकताओं, निर्यातकों आदि की किसानों तक सीधी पहुंच को रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण कृषि बाजार विखंडित हो जाता है। क्योंकि हर एक एपीएमसी का अपना कुछ रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, और किसान नेशनल लेवल पर नहीं जुड़ पाते हैं। तो जो एपीएमसी में जो अभी जो प्रॉब्लम्स है उसी को दूर करने के दृष्टिकोण से ई-नैम का कॉन्सेप्ट आया है। वही यहाँ लिखा हुआ है कि ई-नैम उपर्युक्त समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। यह एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करते हुए राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करता है। देखिए जो आपका जो कृषि बाजार समिति जो है वो क्या है कि हर एक स्टेट में बटा हुआ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, और उसमें कई तरह के बाउंडेशन भी हैं। तो ई-नैम क्या करता है, इस सारे आपके मंडी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक प्लेटफॉर्म में जोड़ देता है, जहाँ किसान, व्यापारी, उत्पाद जो उपभोक्ता सारे लोग मिलके जो है ना एक चीज़ से दूसरे सामान खरीद सकते थे। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ई-नैम। तो क्वेश्चन ये पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि एपीएमसी का थोड़ा बैकग्राउंड लेते हुए आप इसको लिखिएगा तो आपका नंबर ज़्यादा मिलने का चांस होगा। आगे देखिए यही लिखा हूँ, यह एक केंद्र सरकार की योजना है जिसकी शुरुआत 2015 में की गई और अभी तक 2021 नवंबर तक का डेटा है। 30 नवंबर 2021 तक का लगभग इसमें 100 मंडी, जितना भी बाजार पूरे देश का 100 मंडी जुड़ चुका है, और 21-22 के बजट में 1000 लिखा हुआ है, 1000 मंडी जुड़ चुका है, और 1000 मंडी को और जोड़ने का लक्ष्य जो है ना बजट में रखा गया है। मतलब कि जो भी मार्केट पूरे देश में है, कृषि बाजार समिति है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया जाए ताकि वस्तुओं का जो है ना खरीद बिक्री जो है ना बेहतर ढंग से यहाँ पे हो जाए। तो ई-नैम क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जहाँ पे सारे एपीएमसी या जो कृषि जो बाजार समिति को जोड़ा गया है, और अभी तक वर्तमान में 1000 से अधिक मंडी जोड़ा जा चुका है, और आगे भी लक्ष्य है कि 1000 मंडी को और इसमें जोड़ा जाए ताकि और व्यापक बाजार का निर्माण हो पाए। अब यहाँ पे है कि ये जो ई-नैम है इसकी कार्य प्रणाली क्या, किस सिस्टम पे काम करता है। तो ई-नैम संबंधित सभी मंडियों को एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है। मतलब कि सारे जितने मंडी है और इलेक्ट्रॉनिक, जैसे कि हम लोग अमेजन पे कोई सामान खरीदते हैं या किसी पे फ्लिपकार्ट पे करते हो, वैसा कुछ ये पे है, एक आपका प्लेटफॉर्म ऑनलाइन दे देता है जिसके माध्यम से यह आपस में इंटीग्रेटेड या एकीकृत हो जाती है। इसके माध्यम से उत्पादक जो किसान है, निर्यातक जो व्यापारी हो सकते हैं, या जो प्रसंस्करण करता है, जो कोई अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खोला है वो, व्यापारी, उपभोक्ता समूह आदि सीधे किसानों से जुड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई अनाज चाहिए तो ई-नैम पोर्टल में जाइए, तो वहाँ आप डायरेक्ट किसान से जुड़ के अपना सामान मंगा सकते हैं या उसको ऑर्डर कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि किसान सीधे जुड़ तथा ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। तो अब यहाँ सिंपल सी बात है, जो ई-नैम है कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद तो सबके लिए हो गया भाई। पहली बात तो जो उत्पादक है किसान, उनके लिए फ़ायदा हो गया, उपभोक्ता को अनाज सस्ता मिल जाएगा, जो प्रसंस्कर्ता को लाभ मिल गया, व्यापारी को लाभ मिल गया, और निर्यातक को भी काफ़ी लाभ मिल गया। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि ई-नैम प्रणाली का क्या लाभ है, तो आपको यहाँ दिखेगा लाभ जो है कई दृष्टि से, उत्पादक की दृष्टि से, निर्यातक की दृष्टि से, उपभोक्ता की दृष्टि से, प्रसंस्करण उद्योगकर्ता की दृष्टि से, और व्यापारी की दृष्टि से लाभ ही लाभ है, वही है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि किसी भी एपीएमसी मंडियों को इस व्यवस्था से जुड़ने के लिए संबंधित राज्य सरकार को स्टेट एपीएमसी एक्ट में आवश्यक संशोधन करने की बात का प्रावधान करता है। मतलब कि जो
क्योंकि आपको हम कल बताए थे एपीएमसी जो ये राज्य में का विषय है, जो कि कृषि राज्य का विषय है, तो ये लिखा हुआ है कि जो है ना वहाँ की राज्य सरकार जब ई-नैम में अगर जोड़ेगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को जो अनुमति देना होगा, ठीक ना। फिर सिंगल ट्रेडिंग जो है लाइसेंस की व्यवस्था लागू करना होगा उस राज्य को, ठीक ना, मतलब कि लाइसेंस देने की बात कर रहा है यहाँ पे। और सिंगल पॉइंट जो है ना आपको जो है ना मार्केट भी जो है ना फीस की व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा, किसी कोई भी अगर सरकार इसको लागू करना चाहती है तो। इस प्रकार ई-नैम न केवल एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, बल्कि पहले से चल रही कृषि वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों को भी लागू करता है। सिंपल सा मतलब ये है कि ई-नैम जो है ना राज्य सरकार के परमिशन से लागू हो सकता है। राज्य सरकार को एपीएमसी एक्ट जो वर्तमान चल रहा है उसमें संशोधन करके इसको आराम से लागू किया जा सकता है। और अभी वर्तमान में लगभग हमारे जो लोकसभा में भी हाल ही में जो सवाल जवाब में कहा गया है, लगभग देश के 20 राज्यों में ये जो है ना जो ई-नैम जो लागू हो चुका है, और जिसमें 1000 से अधिक मंडी आपको बता ही दिया जोड़ा जा चुका है। यह ध्यान देने योग्य है कि इसमें होने वाला कोई भी लेन देन किसी एपीएमसी के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस संदर्भ में विपणन शुल्क संबंधित मंडी को ही प्राप्त होता है, मतलब कि जो भी सब एपीएमसी या मंडी से जुड़ा हुआ है, तो अगर मान लीजिए कि जो भी सौदा होगा उस इसी के रेफरेंस में होगा, उसी एपीएमसी मंडी के रेफरेंस में होगा, और एपीएमसी को अपना उसका शुल्क या टैक्स भी मिलता रहेगा, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं है, वही लिखा हुआ है। इस प्रकार ई-नैम में जो आपका बाजार जो मंडी है उसका भी ध्यान में यहाँ पे रखा गया, उनको भी इनकम हो रहा है। नई व्यवस्था में किसान के समक्ष 2 विकल्प आ गए हैं। वे चाहे तो संबंधित मंडी में भौतिक रूप से अपना माल बेच सकते हैं, या फिर ऑनलाइन बेचने के लिए जो है ना प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको जाकर ही बेचना, जाकर बेचिए कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन सिंपल ये पूछे गए ई-नैम का क्या लाभ है, तो वही लाभ है भाई, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, कृषि वस्तुओं की बर्बादी होने से बचेगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए सप्लाई चेन छोटी हो जाएगी। सप्लाई चेन छोटी होने का मतलब ये है अब चीज़ें डायरेक्ट ऑनलाइन अवेलेबल होगा, अब जो भी इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट वहाँ सामान मंगा सकते हैं। कृषि वस्तुओं का साझा बाजार तैयार होगा पूरे देश में, कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। उपभोक्ताओं के पास भी कई बार विकल्प बचेगा कि नहीं हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, ठीक ना। और बहुत सारा इसमें है फ़ायदा, तो आपको लिखना पड़ेगा कृषि उत्पादक के दृष्टिकोण से, व्यापारी के दृष्टिकोण से, निर्यातक के दृष्टिकोण से, ये सब इसमें लाभ ही लाभ है। लेकिन इसमें कुछ आलोचना के बिंदु भी अगर आपसे पूछेगा कि ई-नैम प्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण की, तब वहाँ क्या लिखिएगा, तब सिंपल लिखिएगा ई-नैम को चूँकि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है जो किसान की आय को बढ़ावा दे सकता है। मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि ई-नैम मतलब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, और आपको पता है कि हमारे देश में 2015 से ही मोदी जी ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिससे कहीं ना कहीं उसमें 9 पिलर है, जिसमें कि ब्रॉडबैंड की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में और भी कई चीज़ें उसमें कहा गया है। तो ई-नैम भी तो कहीं ना कहीं उसी के अंतर्गत आएगा ना। लेकिन हमारे देश में दिक्कत क्या है, आपको दिक्कत ये है कि हमारे देश में दिक्कत यही कि किसान चूँकि डिजिटल रूप से उतना शिक्षित नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, कैसे मोबाइल यूज किया जाए, कैसे ऑनलाइन लॉगिन किया जाए, ये हमारे देश के किसान को पता नहीं है। मतलब कि हमारे देश में डिजिटल साक्षरता की काफ़ी कमी है। हो सकता है कि ये ई-नैम प्रणाली उतना बेहतर सफल ना हो पाए, खास करके किसान की दृष्टिकोण से। हाँ, अगर किसानों को आप शिक्षित कर देंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वही मैं लिखा हूँ। ऐसी स्थिति में ई-नैम के माध्यम से डिजिटल डिविडेंड का लाभ उचित रूप से मिलना कठिन है। अतः जरूरी है कि भारत में किसानों में ई-नैम को लेकर जागरूकता पैदा किया जाए। देखिए डिजिटल डिविडेंड मतलब क्या है कि हमारे देश में कुछ लोग तो मोबाइल या स्मार्टफोन को यूज करना जानते हैं, लेकिन कई सारे लोग नहीं जानते हैं। ये कहीं ना कहीं बीच में खाई है, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि एक समस्या पहला ये है। उसके बाद जो है, हाँ देखिए एक चीज़ और, अगर आपको जो वही अगर जो ई-नैम का क्या लाभ है, तो वही आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से, खाद्य उद्योग से, उपभोक्ता वर्ग को, किसान को, निर्यातक को, इलेक्ट्रॉनिक बाजार को, डिजिटल साक्षरता को, इस अपना कई एंगल में इसके लाभ को दिखा सकते हैं। हम यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट बना के दिखा दिए हैं। तो ये जो है ना आपका ई-नैम हो गया, आप इसको जो है ना एक बार देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे अगला है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, टॉपिक है
न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ही वर्निंग इशू हाल फिलहाल में भारत में रहता है। हमेशा जब भी कभी किसान का बात आता है तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आता ही आता है। तो अब इसके हर एक डायमेंशन को बारी बारी से पढ़ते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है और क्या क्या इसमें छोड़ना है। देखिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब से जो कृषि कानून जब से सरकार ने रद्द की है तब से जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य काफ़ी चर्चा में रहा है। देखिए, सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन यहाँ इसमें ये पूछेगा, अगर यूपीएससी भी पूछ चुका है मेंस में कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली क्या है, इसके क्या मतलब इसमें क्या दोष है या इस सिस्टम में क्या दोष है, क्या किसान और सरकार के बीच इसमें इसके लिए कोई क्या विवाद है, क्या इशू है। तो हम उन सारी चीज़ों को हम बारी बारी से भी पढ़ेंगे और इसको देखने के बाद आपको कहीं भी और कोई क्लास इसका करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको क्या करें, हाँ एक बात मैं बोलना तो भूल ही गया, इस वीडियो को देखने का एक कंडीशन ये कि आप जो है ना पेन कॉपी लेके बैठें और जो जो मैं बताते जाऊँ उसको आपने कॉपी में नोट डाउन भी करना, ये नहीं खाली यहाँ बैठना है। आप हमेशा पेन कॉपी लेके इस चीज़ को पढ़िए, तभी इसका ज़्यादा फायदा हो सकता है आपको। तो सबसे पहले क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो वही लिखा हूँ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह व्यवस्था है जो किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम राशि दिया जाना सुनिश्चित करता है। इस व्यवस्था के तहत सरकार किसी फसल के लिए एक न्यूनतम मूल्य तय करती है जिसका भुगतान सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी विशेष फसल की खरीद करते समय किया जाता है। ये जो लाया गया था एल.के. झा समिति की सिफारिश इसे 1966-67 में लागू की गई थी और वर्तमान में जो है ना जो एमएसपी जो है हमारे देश में लगभग 23 फसलों पर जो है ना सरकार हर एक खरीफ और रबी फसल जारी करती है, जिसमें कि 23 फसल में क्या है 7 अनाज है, 5 दाल वाला है, 7 तिलहन और 4 अन्य फसलों का भी जो है ये जारी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि एमएसपी क्या है, जो है ना एक जो है ना खरीफ या रबी फसलों के लिए जो है ना सरकार के द्वारा जो है ना एक जो है ना न्यूनतम की हाँ आपको किसानों को दिया गया एक जो है ना वादा है, या कि आपका जो भी अनाज है आपका हम मिनिमम इस पर तो खरीदेंगे, इससे कम आपका हम नहीं खरीदेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो एमएसपी है इसका निर्धारण कैसे होता है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है, ये जाना बहुत जरूरी। देखिए, सरकार जब भी कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी अनाज का चाहे गेहूँ हो चावल का जब डिसाइड करती है, देखिए क्या क्या चीज़ ध्यान में रखती है। देखिए, किसान का मैंने 3 तरह का लागत हमारे देश में माना है, 3 लागत को हम लोग मानते हैं। पहला होता है उसको तो A2 लागत। अगर कोई किसान अगर खेती का कार्य करेंगे तो उनको खाद चाहिए, बीज चाहिए, कीटनाशक चाहिए, ईंधन चाहिए, जुताई का जो खर्चा लगेगा इसको हम बोलते हैं A2 खर्चे। किसान का ये A2 खर्चा हुआ। लेकिन अब किसान तो A2 खर्चा तो करते ही करते हैं, अब उसके बाद जो भाई किसान अगर अपने ही खेत में अगर मान ली काम कर रहे हैं तो उनकी भी तो कुछ मजदूरी बनती है, तो उसको हम बोलते हैं फार्मर्स एज ए लेबर। किसान भी अगर एज ए लेबर के रूप में जब काम करे तो ये दूसरा लागत हो गया। एक तो हो गया भाई ये तो एक्चुअल लागत हुआ A2। अब जो किसान जो अपना खेतों में जो काम करते हैं उनका भी लेबर अगर जोड़ देंगे ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा लागत हो जाएगा A2 प्लस फार्मर लागत, इसको FLV शॉर्ट में बोलते हैं। एक तीसरा लागत को बोलते हैं C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, इसको बोलते हैं, मतलब पूरा लागत। इसमें देखिए क्या क्या आता है, A2 मतलब ये वाला पैसा, फिर जो फार्मर्स का जो लेबर का चार्ज है वो, फिर खेत का भी कुछ किराया हो सकता है, किसान की पूंजी कुछ लग सकती है, उसमें ट्रैक्टर पर किसान को ब्याज देना पड़ता है, वो भी पैसा अगर हम मिला देंगे तब इसको हम बोलेंगे C2। तो यहाँ पे किसान का जो खर्चा हमारे देश में भी होता है वो मेरे 3 तरह हम देख सकते हैं। A2 प्लस किसानों का जो मजदूर ग्रुप में जो कार्य करते हैं वो पैसा, और फिर ये वाला में ये सब पैसा जब जोड़ देंगे सबको हम बोलेंगे इसको C2। तो वही है कि वर्तमान में क्या है कि हमारी सरकार जो है ना A2 का 1.5 गुना, मतलब कि जितना एक्चुअल लागत किसान का हुआ जैसे कि खाद में, बीज में, पानी में, उसका 1.5 गुना कर देती है। 1.5 गुना के आधार पे जो है ना किया जाता है, सरकार इसी को जो है ना MSP घोषित कर देती है। लेकिन किसानों का मांग होता है कि नहीं, हमको C2 का 1.5 गुना MSP घोषित किया जाए। हमेशा किसान और सरकार के बीच विवाद का मेन इशू यही है। अभी सरकार जो है ना क्या करती है, A2 जितना खर्चा हुआ उसमें 1.5 गुना कर देती है, जो निकलता है वही उस अनाज का जो है ना MSP हो जाता है। लेकिन किसान का कहना नहीं, हम जो है ना लेबर के रूप में वहाँ कार्य करते हैं, फिर ट्रैक्टर में पैसा जाता है, ब्याज जाता है, इसलिए हमको C2 का 1.5 गुना जो है ना इस आधार पर MSP प्राइस निकलनी चाहिए। और यही मेन जो है ना आपका इशू का विवाद है दोनों सरकार और
किसान के बीच में। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो एमएसपी जो आया है 1966 में, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, एमएसपी आने से एक बड़ा फायदा तो ये हुआ कि जो हमारे हरित क्रांति को बढ़ावा मिला, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होने से क्या फ़ायदा होता है। ये फ़ायदा होता है पहला कि किसान को ये पता चल जाता है कि नहीं भाई, इतना में तो मेरा अनाज बिकेगा ही बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकेगा। इससे किसानों में अधिक उत्पादन करने की भावना जगती है। तो जो हरित क्रांति जो सफल हुआ, कहीं ना कहीं माना जाता है कि एमएसपी की ही वजह से हुआ, क्योंकि एमएसपी में किसान को ये पता चल गया कि नहीं, इस साल हमको जो गेहूं उगाएंगे सरकार इतना रेट में खरीदेगी ही खरीदेगी। तो ये ध्यान, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका लाभ पहला तो ये हुआ कि किसान जो है ना अत्यधिक उत्पादन को क्या हुए, प्रेरित हुए। साथ ही तकनीक के प्रयोग में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। सामाजिक और आर्थिक न्याय हुआ लोगों का। और सबसे बड़ी बात है कि खाद्य सुरक्षा क्या हुआ, सुनिश्चित हुआ, क्योंकि न्यूनतम पर जो है सरकार खरीद के उसको एफसीआई के गोदाम में अनाज को भेज देती है। तो ध्यान रखिएगा। तो वही है कि अभी जो 2004 में जो राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार ये कहा गया था, एमएसपी जो है ना इसका C2 की तुलना में ही जो है ना 50% के ऊपर होना चाहिए। मतलब कई सारे सिफारिश भी कहा गया कि नहीं, कि जो एमएसपी हो वो C2 के ही आधार पे हो, लेकिन हमारी सरकार जो है अभी उतना देने को तैयार नहीं। उनका सरकार का मानना है अगर हम C2 के आधार पर देंगे तो अनाजों का दाम काफ़ी महंगा हो जाएगा, जो काफ़ी दिक्कत दे सकता है। तो अब देखिए, ये तो ठीक है, ये लाभ है, लेकिन अब इसकी कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने निकल के आती है। पहला चुनौती तो यही है, 23 फसल का भले ही घोषित एमएसपी किया जाता है, लेकिन जो मात्र गेहूं और धान की ही खरीद ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे देश के किसान जो है ना धान गेहूं अधिक लगाते हैं, ये समस्या है। इसमें भी लगभग जो है ना इतना मिलियन जो टन चावल में मात्र 51 मिलियन टन और 107 मिलियन टन गेहूं में मतलब 38 मिलियन टन ही एमएसपी पर खरीदा जाता है। मतलब कि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश में एमएसपी घोषित है, लेकिन जितना टोटल अगर चावल मान लीजिए इतना एक साल में उत्पादन हुआ 120 मिलियन टन, उसमें मात्र जो है आधे से भी कम ही एमएसपी पर खरीद होती है। और गेहूं का भी यही हाल है। तो कहीं ना कहीं खामी तो है ना। इसका मतलब जो है ना किसान मजबूर हैं एमएसपी से कम दाम पर बेचने के लिए भी। बिहार में आप जाएंगे तो यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश ये क्या है, सलाहकारी है। वो जो सलाह देती है सरकार माने या ना माने सरकार पे डिपेंड है। और देश के मात्र 6% किसान ही जो है ना अभी भी एमएसपी के बारे में जानते हैं। आप अपने गांव जाइए और पूछिए अपने किसान भाई से, या आपके घर में कोई ना किसान होंगे, कि वो बोलेंगे क्या, पूछिएगा क्या आपको एमएसपी के बारे में पता है, वो बोलेंगे नहीं हमको पता नहीं है। ये दिक्कत है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे कि देश के आगे अगला समस्या क्या है, देश के 25% किसान ही एमएसपी के बारे में जानते हैं, जिनमें से केवल 6% ही इफ नीति का फायदा उठा पाते हैं। ये जो सबसे बड़ी क्या है एक समस्या, मतलब कि आपको चुनौती इसमें कई सारा है। नेक्स्ट जो इसका जो चुनौती या कमियां है इसमें कि 2018-19 में केवल 12% धान उत्पादक किसान ही एमएसपी पर सरकारी खरीद की व्यवस्था का फायदा उठा पाए थे। अर्थात अभी भी लगभग 8 करोड़ किसान जो है ना में से मात्र जो है ना, इसका मतलब कि 97 लाख ही मतलब कि किसान जो है ना एमएसपी पर अपने धान को क्या कर पाए, बेच, मतलब बहुत कम किसानों तक एमएसपी की पहुंच हो पा रही है। उसके बाद एमएसपी पर खरीद में 95% किसान हरियाणा से बिलोंग करते हैं। एचआर मतलब यहाँ हरियाणा हुआ, जबकि यूपी मात्र 2.6%, बिहार में महज 1.7% किसान ही इसका फायदा उठा पाते हैं। उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि एमएसपी पर फसलों की खरीद के लिए बनी मंडी व्यवस्था का देश में अधिकतर किसानों के लिए कोई मायने नहीं है। दूसरा, सरकार की ओर से किए गए 2 वायदे, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना व किसानों की आय को दुगुना करने का परिणाम अभी सामने नहीं आया है, जिसका किसानों का विश्वास, मतलब कि सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एमएसपी में आपको कई तरह की समस्या है। और तीसरा जो है ना यहाँ पे वही है कि तीसरा, अनुबंध कृषि के संबंध में यह आशंका है कि इससे उनकी भूमि एग्रो बिजनेस कम, मतलब इसमें यही कि जब ये कृषि कानून जो बिल आया था ना, तो इसमें यही था किसानों का मांग कि हमको जो है जो स्वामीनाथन जो जी ने जो दिया है आपका सिफारिश, उसके आधार पे C2 का जो 1.5 गुना हमको दिया जाए, जो कि सरकार अभी तक दे नहीं रही। तो आप इतना नहीं, इसका अगर पूछेगा कि
एमएसपी में क्या क्या लाभ है, उसकी क्या, उसका आलोचनात्मक कुछ कीजिए मूल्यांकन, आप इसके निगेटिव के बातों को लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि आखिर सरकार को अब एमएसपी के बारे में क्या करना चाहिए। किसानों का मांग है तो किसानों की मांग को तो मानना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप आगे की राह में कि सर्वप्रथम एमएसपी को किसानों को इसका कानूनी अधिकार बनाना होगा, मतलब कि नहीं आपको ये अधिकार मिलेगा कि नहीं आपको इतना पे दाम चीज़ें खरीदा ही जाएगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो सिफारिश करती है उसको एक संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। वर्तमान मंडी व्यवस्था को न केवल चालू रखा जाए बल्कि पहले की अपेक्षा अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाए। और जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के करार का तैयार शुदा मॉडल मसौदा, मतलब सिंपल से कि अगर जब कोई किसान अगर किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का करता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये इसमें पारदर्शिता होनी, इन्हें कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया बाद में किसान मुकर गया या कंपनी मुकर गई, ऐसा ना होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ ना करने का जो है ना इसमें होना चाहिए ताकि मेरा एमएसपी जो है ना बेहतर ढंग से काम करेगा। ये आपको इसमें ध्यान रखिएगा कि एमएसपी में अगर पूछेगा इसमें क्या क्या होता है तो आप सिंपल बता दीजिएगा कि सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है साल में 2 बार, खरीफ के लिए और रबी के लिए फसल लगने से पहले, ताकि जो है ना किसान को ये लगे कि नहीं हम जो है ना निश्चित हैं मेरा सामान इतने में ही बिकने वाला है। लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं, मैं आपको बता दिया। तो जो भी एमएसपी में जो कमी है, जो आपने देखा कि मात्र जो है ना बहुत ही कम ही किसान इसका फ़ायदा उठा पाते, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया था 2014 में जो है एक शांता कुमार समिति का गठन किया गया था। इनकी सिफारिश देखिए निम्नलिखित रहे थे, आपको ये भी लिख देखिए। मेरा कोशिश ये है कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसमें करंट का भी चीज़ें जो है ना शामिल किया जाए, क्योंकि देखिए एमएसपी पे जो खरीद सरकार करती है उसको रखती कहाँ है, उसको एफसीआई के गोदाम में रखती है, और एफसीआई गोदाम में फिर कहाँ जाता है आपके पीडीएस के दुकान में जाके गरीब तक वो पहुंचता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। तो जो शांता कुमार समिति ने सिफारिश सिंपल ये दिया था कि अनाजों की खरीद के बारे में क्या कहा था कि पीडीएस के लिए आवश्यक अनाज की ही खरीद हो, मतलब पीडीएस में जितना पीडीएस को आवश्यक है, जितना दुकान राशन में अनाज बंटवारा होता है, वितरण होता है, उतना ही जो है ना एमएसपी पर खरीद हो, बाकी खरीद नहीं हो। और दलहन और तिलहन के एमएसपी में वृद्धि किया जाए ताकि अनाज और गेहूं और जो है ना चावल का उत्पादन थोड़ा सा कम हो, क्योंकि हमारे में क्या हुआ ना कि गेहूं और चावल हम लोग ऑलरेडी बहुत उगा चुके हैं, जबकि दलहन और तिलहन हमने बहुत कम उगाया है। दूसरा उन्होंने कहा था कि अनाजों का भंडारण से संबंधित क्या सिफारिश दिया था, एफसीआई का भंडारण क्षमता बढ़ाया जाए, भंडारण क्षमता के विकास में निजी क्षेत्रों को भी लाया जाए, ये सिफारिश किसने दिया था, आपको शांता कुमार समिति ने दिया था। और अनाज का भंडार ग्राम पंचायत के स्तर पर ही किया जाए, ये भी बात बजट में एक ग्राम भंडार योजना का भी जिक्र किया गया 2020-21 में। तो ये तो दिया हुआ अनाज का भंडारण के बारे में इनका सिफारिश। अगला इन्होंने सिफारिश दिया कि अनाजों का वितरण, इन्होंने क्या कहा सिंपल कि एफसीआई से लेकर पीडीएस तक के संपूर्ण जो प्रक्रिया को ना कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, ऑनलाइन ट्रैकिंग होना चाहिए, और 6 माह का अनाज जो है एक ही बार किसानों को, मतलब कि जो है ना नागरिकों को या जो इसके तहत जो लाभार्थी हैं उसको दे दिया जाए। तो ये जो है ना ये 3 सिफारिश दिया था और इसको सरकार धीरे धीरे लागू भी कर रही है। अगर बिहार में अगर हम एमएसपी की बात करेंगे, देखिए बिहार में अनाज की खरीद एमएसपी पर अधिक नहीं होती है, इसके पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं। अगर आप अपने आसपास के इलाके में रहते होंगे आपको पता है कि हमारे देश के किसान बहुत ही छोटे हैं, छोटे किसान हैं बिहार में, तो उतना अधिक तो उपज कर नहीं पाते हैं, इसलिए वो आसपास में किसी व्यापारी या साहूकार को बेच देते हैं। और राज्य में एफसीआई का ढांचा उतना मजबूत नहीं है और विक्रय केंद्रों का अभाव है, और निर्वाह कृषि मैक्सिमम तो हमारे देश में बिहार में जो कृषि होता है वो तो निर्वाह ही है, जितना उगाया उतना खाने का भी प्रोसेस हो जाता है, और खरीद प्रक्रिया में काफ़ी भ्रष्टाचार बिहार में देखने को मिलता है। तो इस समस्या को देखते हुए बिहार सरकार जो है ना सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत क्या करती, पैक्स जो है ना आपका जो प्राइमरी एग्रीकल्चर जो कमेटी है उसके तहत जो है ना सरकार ने पैक्स स्थापित किया, और बिहार में पैक्स के ही तहत ही खरीदारी होती है खासकर धान की। तो
एक व्यापार मंडल के तहत अब तक लगभग 6,000 से अधिक जो गोदाम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और पैक्स को भी आधुनिकीकरण करने की जो प्रक्रिया बिहार में चल रही थी। एमएसपी पर उतनी खरीद बिहार में नहीं होती, लेकिन हाँ पैक्स जो सिस्टम जो ब्लॉक के लेवल पे होता है उसके तहत जो धान की खरीद जो है ना की जाती है और उचित मूल्य पर की जाती है बिहार में। इतना आप इसको लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका एमएसपी। एमएसपी में जो क्वेश्चन जो है इस बार पूछ सकता है। अब अगला जो टॉपिक है आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, या इसको हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी बोलते हैं। सबसे पहले बात ये क्या होता है, देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्नलिखित 2 प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है। पहला, विनिर्माण गतिविधियाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालक, मत्स्य पालन आदि से लिए गए उत्पादों को मशीन, मानव शक्ति आदि के माध्यम से खाने योग्य पदार्थों जिनका मूल्य अधिक होता है में बदला जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई टमाटर है, ठीक, किसान ने टमाटर खेत में उगाया। अब इस टमाटर का कोई जूस बन जाए या और भी कुछ बन जाए, या हमारे दूध है, दूध से कई प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये सब क्या है कि दूध को अगर हम पनीर बनाएंगे और भी कुछ इससे बना सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अधिक मूल्य की वस्तु बन जाएगी। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जस्ट यही होता है कि आपका जो कृषि जो कच्चा माल है उसको मशीन से प्रोसेस करके जूस या और भी चीज़ बना के बाज़ार में बेचा जाए। और ये इसका तो बहुत अधिक स्कोप हमारे देश के लेवल पर भी है और बिहार के लेवल पर भी, क्योंकि हमारे यहाँ कृषि में काफ़ी विविधता है और अधिक विविधता होने से ये इंडस्ट्री का बहुत अधिक स्कोप है। बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफ़ी संभावना है। जिक्र कर आपको वही है लिखना है कि यहाँ की कृषि काफ़ी बेहतर है, कई तरह का फसल उग जाता है। इस तरह से इस उद्योग का यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और हमारे यहाँ क्या है बिहार में कि आबादी ज़्यादा है, आबादी अगर ज़्यादा होगी तो खाने की डिमांड तो हमेशा होगी ना, इसे आप लिख सकते हैं। वही इसके बाद देखिए क्या होता है, इसमें कुछ अन्य गतिविधि भी होता है कि वही कि अन्य गति में क्या होता है कि जिनके कारण या तो किसी वस्तु खाद्य वस्तु का जीवन काल बढ़ जाता है या जिनके माध्यम से किसी खाद्य पदार्थ को उपभोग के लिए अधिक सहज स्थिति में हम पहुंचा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर फूड प्रोसेसिंग हम किसका करेंगे उसको हम लंबे समय तक बना कर रख सकते हैं, अनाज को खराब नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब वही है कि जो आपका जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, ऑब्वियस सी बात है कृषि, पशुपालन, मत्स्य से अनाज आएगा, ठीक ना, फिर इसमें मशीन लगेगा, श्रम शक्ति लगेगा आदि के द्वारा जो है इसको आप क्या कर सकते हैं प्रोसेसिंग करके जो है ना खाने योग्य पदार्थ में बदल लेंगे। और बदलने के बाद क्या करेंगे, इसको होलसेल में बेच देंगे या खुदरा को बेच देंगे ग्राहक को। ये अब कहाँ तक पहुंच जाएगा, कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे अगर फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा यूनिट हो सकता है, मतलब कि सबसे पहले तो क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई यूनिट लगा हुआ है तो कृषि पशुपालन से माल आएगा, उसमें मानव श्रम हम लगाएंगे, उसको अधिक वस्तु बनाएंगे और खाने को बनाएंगे, फिर उसको जहाँ जहाँ या तो हम होलसेल में बेच देंगे या खुदरा लोगों को बेच देंगे, जो ग्राहक को बेच देंगे। तो ऐसे करके आपका ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है ना काम करता है। मतलब कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेहतर करने के लिए सप्लाई चेन बहुत बेहतर होना चाहिए। अगर मान लीजिए उस उद्योग को कच्चा माल आएगा नहीं तो क्या उद्योग चल पाएगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो ठीक है हमने फूड प्रोसेसिंग यूनिट पढ़ लिया क्या होता है जान लिया, लेकिन इसका क्या इम्पोर्टेंस हमारे देश में। देखिए भारत के लिए, या यहाँ पे भारत भी आप बिहार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भारत या बिहार के लिए यह उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है इसको हम निम्नलिखित बिंदुओं पर देख सकते हैं। पहला, भारत के कुल खाद्य बाजार में यह उद्योग लगभग 32% योगदान करता है। और बिहार में भी आप सर्वे जब उठा के देखिएगा उसमें लिखा हुआ है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सर्वाधिक 3 एरिया जो निवेश बिहार में हो रहा है उसमें से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उसमें भी आता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे देश में इसका लगभग योगदान कितना 32% योगदान है। फिर उसके बाद जो है ना भारत में यह उद्योग उत्पादन, उपभोग और निर्यातकों की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। यह जो उद्योग 1.3 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो है ना तथा 32 मिलियन लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देने का भी काम करता है। आगे जो है ना जो हमारे देश का राष्ट्रीय जो विनिर्माण नीति जो है उसको भी ये लागू करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। और रोजगार की दृष्टि से ये अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सबसे बड़ा इंडस्ट्री निकल कर सामने आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो है ना
विनिर्माण क्षेत्र में होने वाले कुल निवेश में यह जो है ना उद्योग लगभग 10% का योगदान करता है, ठीक है। तो उपयुक्त आप हम इसका मतलब ये है कि ये इसका जो काफ़ी जो है ना महत्व हमारे देश के आर्थिक क्षेत्र में हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इससे जो है ना एक अच्छा जो है ना आपको बाजार का भी जो है ना माहौल मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका तो महत्व ये भी, अगर खाद पर अगर उद्योग लगेगा तो कृषि का होगा वाणिज्यीकरण, फसल का होगा विविधीकरण, और किसानों को उचित मूल्य भी तो मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, इस उद्योग में कई तरह के कच्चे माल चाहिए, तो किसान जो है अलग अलग फसल लगाने क्या होंगे, प्रेरित होंगे, और इसका तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंस ही तो हो गया। उसके बाद जो है ना, और इसी कहा जाता है हमारे देश में लगभग जो है ना 35% जो है ना फल या सब्जी ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। आप देखते होंगे जो किसान अगर जो फसल अगर जो कोई सब्जी साग अगर खेत से काटता है तो सूख जाता है या गल जाता है, क्यों? क्योंकि उसका सही ढंग से स्टोरेज नहीं हो पाता है। अगर वो जब इंडस्ट्री अगर ये होगा तो ये हमारा मतलब जो फसल है बर्बाद ही नहीं होगा, उसका हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसका काफ़ी महत्व है, ठीक ना। और सबसे बड़ी इसका इम्पोर्टेंस तो ये भी है, हमारे बिहार या भारत में कुपोषण की स्थिति है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 100 मतलब कि 107वें नंबर पर हैं। तो आप यहाँ लिखिए, इसका इम्पोर्टेंट इस बात में भी है कि ये जो है ना इसमें काफ़ी अच्छे पोषक तत्व हम जो है ना इस इंडस्ट्री से बना सकते हैं। इस प्रकार जो है ना ये खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर वही है कि इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ना भारत या बिहार जैसे राष्ट्र या राज्यों के लिए विशेष आर्थिक महत्व रखता है, ठीक ना। और इसकी बिहार या भारत में अच्छी खासी संभावना भी है। अगर पूछेगा बिहार में संभावना या पूछेगा भारत में संभावना, लगभग लगभग यहाँ पे एक ही आप लिख सकते हैं। तो देखिए अब बिहार में या भारत में इसकी क्या संभावना विकास है, देखिए तो भारत में या बिहार में यह उद्योग विकास की अच्छी संभावना है, क्योंकि भारत या बिहार में इस उद्योग की मांग और सप्लाई के दोनों पक्ष हैं। अब देखिए बिहार का आबादी लगभग 11 करोड़ है, पूरे हमारे देश का 140 करोड़ है, तो डिमांड तो हमेशा रहेगा, और डिमांड होगा तो ये इंडस्ट्री और भी पहले आगे जो है ये बढ़ेगा। और बिहार की या भारत की जलवायु काफ़ी क्या है, विविधतापूर्ण है, और इस विविधतापूर्ण जलवायु आप कुछ भी गेहूँ गन्ना कई फसल या सब्जी आराम से उगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे देश में लगभग उत्पादन में लगभग 30 करोड़ टन के पार पहुंच गया है, लगभग 300 मिलियन टन जो है ना अनाज का उत्पादन हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। और भारत में जो है ना कृषि योग्य भूमि की भी मात्रा जो है ना पर्याप्त है, तो 50% से अधिक जमीन पर जो है यहाँ पे खेती का काम होता है। उसके बाद हमारा देश जो है ना खाद्यान्न या फल उत्पादन में भी बेहतर प्रयोग कर रहा है, वही नहीं बोल रहे। ये मोटा मोटी अभी जो करंट डेटा है लगभग 300 मिलियन टन जो है हम लोग जो है ना जो अनाज उगाने अभी लगभग हो रहा है, ये डेटा याद रखिएगा। बाकी हमारे यहाँ दूध का भी बहुत बड़ा उत्पादन होता है, दुनिया में सबसे अधिक हम दूध का उत्पादन करते हैं। और दूध का हम जो है ना कई सारी इंडस्ट्री खोल सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि उसमें कई तरह चीज़ बन सकता है। और हमारे देश में जो है ना इसकी संभावना इसलिए है क्योंकि 60 प्रकार से अधिक मिट्टी पाई जाती है। हम कुछ भी फसल उगा के कोई भी वहाँ इंडस्ट्री खोल सकते हैं। ये जो बहुत बड़ा इसका स्कोप आलू या क्योंकि आपको मान कोई चिप्स बनाना है, किसी कंपनी को आलू का चिप्स बनाना है, तो आलू के लिए हमारे यहाँ जलवायु अवेलेबल है। या मान लो कि किसी को जूस का करना, जूस के लिए उसके लिए मतलब कि अलग अलग मतलब किसी की संतरा है या और भी चीज़ों का हम यहाँ खेती कर सकते हैं। तो इंडिया में जलवायु या मिट्टी की बहुत विविधता है, जिससे जो हम लोग किसी भी तरह के अनाज को उगा के उसको फूड प्रोसेसिंग यूनिट में डाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमारे बिहार या देश में कि मांग बहुत ज़्यादा, आबादी ज़्यादा है ना, लेकिन भारत या बिहार की जनसंख्या विशाल है, और हम लोग तो खाद्य वस्तुओं की मांग तो हमेशा बनी रहेगी ये। और भारत में चूँकि शहरीकरण काफ़ी तेज़ हो रहा है, और बढ़ते शहरीकरण में जो है ना ऐसे चीज़ों की डिमांड काफ़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और बिहार या भारत में जो है ना शिक्षा या साक्षरता का दर भी काफ़ी बढ़ रहा है, और ऐसी चीज़ बढ़ने से इस सब इंडस्ट्री का और भी आगे बढ़ने का स्कोप तो रहेगा ही रहेगा, इधर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो हो गया भाई, ठीक है, हमारे बिहार या भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की काफ़ी अधिक संभावना है, लेकिन इसमें कई तरह की समस्याएं भी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में जुड़ी समस्याएं, फिक्की जो हमारे देश का जो संगठन है, आर्थिक संगठन, उनका रिसर्च है कि ये कहा जाए उनका रिपोर्ट ये कहता है कि इस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी समस्या है। कोल्ड स्टोरेज की कमी है, वेयर हाउस नहीं है, पैकिंग का प्रोसेस नहीं है, कैसे इसको प्रोसेसिंग किया जाए, ये सब की सुविधा की काफ़ी कमी हमारे देश भी लेवल पर भी है और बिहार के लेवल पर भी है। उसके अलावा
हमारे यहाँ परिवहन भी काफ़ी अच्छा डेवलप नहीं है, ये कमी है। उसके बाद जो है ना एक व्यापक राष्ट्र नीति का कमी है, कोई राज्य कुछ और करता है, कोई राज्य इस क्षेत्र में कुछ और करता है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है ना आगे जो है ना, चूँकि इसमें ये हुआ है कि अब आपका इसमें समस्या अगला वो भी है कि जो हमारे देश में इनका जो लैब का काफ़ी कमी है, क्योंकि अगर आप इस इंडस्ट्री में अगर कोई अच्छा चीज़ बना के अगर विदेश बेचोगे, बेचना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लैब चाहिए और नियामक संस्थाओं का अभाव है। अगर कभी कोई विवाद हो गया, जैसे अभी मैगी का एक विवाद हुआ था जिसमें कि वो मामला कोर्ट तक चला गया था, ये दिक्कत है। फिर एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षित मानव की कमी है, मतलब कि जो उस क्षेत्र में स्किल लोगों की लोग चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मतलब किसान से लेकर मैनेजमेंट तक जो है ना, जो श्रृंखला है उसमें प्रशिक्षित मानव शक्ति की कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है ना ये उतना डेवलप अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें ना स्किल लोग चाहिए। अन्य समस्या देखिए क्या कह सकता है, अभी भी क्या क्या बिहार या देश के लेवल पर इस क्षेत्र में है, कच्चे माल से जुड़ी समस्या है, ठीक ना। कच्चा माल नहीं होगा तो कैसे फिर होगा। तो ये सब जो है ना, और हमारे देश में क्या होता है, जो किसान जो है स्वच्छ सफाई पर ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड के कुछ जो कंपनी, यूरोप के कुछ कंपनी ने हमारे देश का जो है ना फसल खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं, भारत में स्वच्छ साफ सफाई पर ध्यान नहीं रखा जाता है। और हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट की काफ़ी इस क्षेत्र में कमी है। फूड मतलब ये आर.डी मतलब क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट का इसमें काफ़ी आपको क्या है ना कमी देखने को मिल रहा है। उसके बाद करारोपण संबंधी कुछ मुद्दे हैं, और इसमें जो इस इंडस्ट्री में जो कि अप्रत्यक्ष कर में उचित दर हो जाता है, जीएसटी के तहत आ जाता है, तो इसके तहत भी इसमें समस्या आपको देखने को मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है ना इसमें ना कुछ जो है ना आपका नेगेटिव प्रभाव है। अतः मतलब कि अब यहाँ पर वही आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, जिसके चलते वह अपनी संभावनाओं का उचित दोहन नहीं कर रहा है। अब आपको इसमें थोड़ा सा वही कि सरकार के कुछ प्रयास लिखने पड़ेंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना लागू किया गया, और भी कई चीज़ों का प्रोसेसिंग का काम किया गया है। बिहार में भी जो कृषि रोड मैप तीसरा है, उसमें भी खाद्य प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो बजट आ रहा है उसमें भी इस पर चर्चा किया गया है, तो ये सब आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक अभी पिछले बीपीएससी में कई बार से पूछा जा रहा है, वो है फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा। देखिए 64 में क्वेश्चन पूछ चुका, आगे भी पूछने का चांस इसलिए होता है क्योंकि जो अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट आया है 2022 का, उसमें इंडिया का स्थान 107वां है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फसल अधिशेष रहने वाले देश में अधिकतर लोग भूखमरी के शिकार हैं, चर्चा करें। बात तो सच है, हम लोग अनाज किसी और को बेचते भी हैं, लेकिन हमारे देश में दुनिया में सबसे अधिक भूखमरी मतलब भूखे लोगों की स्थिति भी है। तो वही बात है, मतलब विरोधाभास है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए क्या कीजिएगा, तो खाद्य सुरक्षा में सबसे पहले बात क्या है, ये होता क्या है। तो जो FAO जो यूएनओ की जो संस्था है वो कहती है कि सभी समय में सभी लोगों द्वारा अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं तथा खाद्यान्न वरीयता को सक्रिय तथा स्वस्थ जीवन के लिए उपलब्ध बनाने हेतु पर्याप्त, सुरक्षित तथा पोषक आहार तक भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पहुंच सुनिश्चित होने की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य सुरक्षा कहते हैं। ये एग्जैक्ट उन्हीं का परिभाषा है। तो खाद्य सुरक्षा में मेनली 4 पिलर हो सकता है। पहली बात, पहुंच, खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच होनी चाहिए, उपलब्ध भी होना चाहिए, स्टोर भी होना चाहिए, स्थिरता, इन्हें कि आज है कल नहीं होना चाहिए, और उपयोगिता उसका बेहतर होना चाहिए। इन्हें कि हम अनाज है वो खाने लायक ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका भूमिका अगर लिखना चाहते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 और 47 खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित है तथा देश के नीति निर्माताओं को देश की 140 करोड़ की आबादी तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देती। देखिए 21 में क्यों लिखा हूँ, जीवन जीने का अधिकार है ना, जब भोजन का अधिकार तो उसी में आता है ना, सुप्रीम कोर्ट कई दिन अपना कह चुका है। तो आप ऐसे भी भूमिका को यहाँ लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा राइटिंग इसमें थोड़ा सा ख़राब लग रहा होगा क्योंकि ये बहुत जल्दी में लिखा गया है, तो जो मैं बोलता हूँ उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए जो खाद्य सुरक्षा जो है ना, इसके 2 आयाम होते हैं। 2 आयाम में देखिए पहला आयाम तो ये होता है, ये इसमें पहला होनी चाहिए गुणात्मक, ठीक ना। गुणात्मक मतलब क्या,
सारे पोषक तत्व उसमें मौजूद होने चाहिए। वो लिखा ना, खाद्यान्न में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं है, परंतु खाद्यान्न का वितरण असमान है, उसमें पोषक तत्वों काफ़ी क्या है, कमी है। और अभी हम जस्ट बोले कि हमारे देश में ना लगभग 30% अनाज तो बर्बाद हो जाता है, वही लिखा। इसलिए हमारे यहाँ जो है ना कुपोषण की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। मात्रात्मक मतलब कि हमेशा उपलब्ध होने से है। खाद्य देखिए, क्वालिटी तो होना ही चाहिए और मात्रा भी हमारे पास होना चाहिए, तो वही है। इसलिए हमारे यहाँ जो है ना अभी जो है ना मात्र मतलब उपलब्धता के आधार पर हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। और आप यहाँ लिखिएगा 1970 के बाद दशक में जो है ना ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो लागू किया गया था, अब हम लोग जो है ना आत्मनिर्भर हैं। लगभग 300 मिलियन टन जो है ना खाद्यान्न का उत्पादन प्रतिवर्ष देश में हो रहा है। तो मात्रात्मक रूप से कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्वेश्चन से घुमा पूछेगा कि भारत में खाद्यान्न मतलब कि मात्रात्मक रूप से कोई कमी नहीं है, लेकिन गुणात्मक अभाव है। मतलब वही आपको ये न्यूट्रिशन वाले बातों को काफ़ी एग्जाम्पल से देकर लिखना पड़ेगा। जब भी कभी ऐसे प्रश्न आवे तो वहाँ एग्जाम्पल आप जरूर लिखें। अगला यहाँ पे है कि भारत में आखिर क्या वजह है कि खाद्य सुरक्षा की जो सुनिश्चितता संभव नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या चुनौती है भाई, सबके पास अनाज नहीं होने का क्या मेन रीजन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता या निश्चितता में क्या क्या समस्या है, क्या चुनौती है। आप देखिए पहला क्या लिखिएगा, आर्थिक चुनौती। क्या लिखना है, आर्थिक चुनौती या आर्थिक यानी आर्थिक मुद्दे। पहला, लगभग 21% जनता क्या है, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और ये लोग महंगे अनाज और खाद्यान्न खरीद पाने में सक्षम नहीं। आप आसपास डेली देखते होंगे कई लोग जो है ना पैसे की कमी की वजह से अच्छे भोजन नहीं कर पाते हैं। प्रति 1.29 जो है ना आपका जो है ना हेक्टेयर जो है ज़मीन किसानों के पास है। और लोगों के, अब ऑब्वियस सी बात है हमारे देश में भूमिहीन किसानों की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। जब उनके पास ज़मीन ही नहीं है तो अनाज कैसे उगाएंगे। और बेरोजगारी दर लगभग अभी 10 से लेकर 11% के बीच में रह रहा है। कृषि में निवेश उतना हो नहीं रहा है। और WTO में जो सब्सिडी का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं बड़ा इशू है। और खाद्यान्नों की जो है ना कीमत भी काफ़ी क्या कर रहा है, देखिए तेल का दाम कितना बढ़ जाता है, ये भी समस्या है। और फसल उत्पादन में उतार चढ़ाव होते रहता है। अभी से मानसून साल नहीं आया, आपको पता है कि धान के खेती भी उतना अच्छा नहीं होगा, ये लिख सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया आपका आर्थिक चुनौती क्या क्या है खाद्य सुरक्षा को देश में सुनिश्चित करने के लिए। अगला है सामाजिक, देखिए क्या क्या है। 130 करोड़ आबादी है। अब इतना अधिक आबादी है कि सबको भोजन कराना संभव नहीं है। फिर उच्च प्रजनन दर भी है यहाँ पे, और शिक्षा है, रूढ़िवादिता है, ठीक ना, और पितृसत्तात्मक समाज है, और लैंगिक असमानता भी देश में ज़्यादा है। इसलिए जो है ना ये चीज़ें हैं, खाद्य सुरक्षा को थोड़ा इशू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब फंडात्मक समस्या है, SC ST क्षेत्रों में पहुंच नहीं है, रिमोट एरिया में जो है ना खाद्य सुरक्षा अभी भी देश में उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण चुनौतियाँ हैं, जलवायु परिवर्तन की वजह से आपको पता है मत्स्य पालन कम हो गया है, कृषि पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, बाढ़ आ गया है, सूखा आ गया है, आंधी तूफान आता है, चक्रवात आता है। कहीं ना कहीं हमारे खाद्य सुरक्षा को न लिए ये लोग चुनौती का सबब है हम लोग के लिए। अगला यहाँ कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौती भी है। भ्रष्टाचार भी देश में काफ़ी ज़्यादा है। भोजन योजना निर्माण में भी जो है ना राजनीति होती है। और अंतर्राष्ट्रीय कारण क्या है खाद्य सुरक्षा को लेके, विदेशी मुद्रा में जो है तो निर्यात, और WTO का मुद्दा जो है ना ये कहीं ना कहीं हमारा जो है खाद्य सुरक्षा को जो है ना करता है। और हम विदेशी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विदेशी मुद्रा के लिए हम चीज़ों को निर्यात भी तो करते हैं और यहाँ खाद्यान्न कमी हो जाता है। तो ये जो है ना कुछ जो है ना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर पाने में ये जो है ना ऐसी चुनौतियाँ हैं। अब यहाँ पे हम ये पढ़ने हैं कि सरकार जो हमारे देश की जो है ना खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रयास। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो मेरा है काफ़ी डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को देखने में आपको कहीं और अब भारतीय कृषि क्लास करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसमें डिटेल में पढ़ाया हूँ। यहाँ वही लिखा हूँ कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या प्रयास है। भाई पहली बात तो 1960 के दशक में PDS की शुरुआत हुई गई थी। पूरे देश में दुकानदारों में माध्यम से खाद और गैर खाद जिन वस्तुएं
सब्सिडी युक्त दी जा रही है। भाई पीडीएफ का दुकान का ऑब्जेक्टिव क्या था? कम कीमत पर सब्सिडी युक्त अनाज देना, महंगाई प्रभाव को कम करना और न्यूनतम पोषाहार सबको मिल सके, यही तो प्रयास पीडीएफ का है। तो आप पीडीएफ का जिक्र कीजिएगा। और देखिए मेनली 3 खाद्य से संबंधित योजनाएं हैं। एक तो वही पीडीएस है, एक तो मिड डे मील है और एक आंगनबाड़ी केंद्र है। आप ये ऐसे करके अगर टेबल बना सकते हैं तो जरूर बनाइएगा। 1960 से लेकर 1992 तक सभी के लिए पीडीएफ दुकान था, मतलब कोई भी जाकर वहाँ अपना अनाज खरीद सकते हैं। फिर 1992 में क्या हुआ, इसमें किया गया संशोधन। 1992 में कहा गया संशोधित पीडीएस, मतलब सिर्फ दुर्गम क्षेत्रों के लिए आया, ठीक है। फिर एक 1997 में पीडीएस में नया कॉन्सेप्ट आया, नाम था लक्षित पीडीएस, टारगेटेड पीडीएस, ठीक ना। और इसमें न बीपीएल परिवार के लोगों को ही अनाज देने का लक्ष्य रखा गया और लगभग इसमें 6 करोड़ लोग थे, ठीक ना। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे जाके क्या हुआ, यहाँ पे एक 2000 में कॉन्सेप्ट आया न्यू, जो सबसे गरीब है उनको कहा गया अंत्योदय यन योजना लाया गया, AAO लाया गया, अंत्योदय यन योजना लाया गया। उनको जो 35 के जी जो अनाज क्या होता है दिया जाता है, 2 रुपया 3 रुपया के भाव से। तो ध्यान रखिएगा। आगे क्या हुआ, 2013 में आ गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ गया। इसमें 82 करोड़ जो है जनसंख्या को शामिल किया जा रहा है और जिसमें जो अनाज मिलता है। और फिर 2022 में जो कोविड के समय देखिए, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी आया था, जिसके तहत ही तो अनाज दिया जा रहा था। ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। ये सब ना खाद्य सुरक्षा को लेकर किए गए हमारे देश में कार्य हैं, तो इसको आप अच्छे से जानें। अब यहाँ अलग से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है। देखिए अगर ये पूछ देगा, सिंपल लिखिएगा कि यह कल्याण आधारित दृष्टिकोण की जगह अधिकार आधारित है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये अधिनियम है ना, एक्ट है ना, आपको अनाज मिलेगा, ये आपका अधिकार बना दिया गया है। यह एक्ट कानूनी रूप से लगभग 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को TDPS के तहत जो है ना सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता प्रदान करता है। और लगभग जो है ना, मतलब वही है कि 2/3 जनसंख्या आबादी जो है ना अभी जो है ना पीडीएफ के दुकान से जो है ना अपना अनाज क्या कर रही है, ले रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गर्भवती और महिलाएं और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया इस अधिनियम में, ये ध्यान रखिएगा। तो अब अगर पूछेगा कि भाई इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या, तो आप विशेषता में क्या क्या लिख सकते हैं। पहली बात तो वही कि 75% ग्रामीण आबादी और 50% जो है शहरी, अर्थात 80 करोड़ भारतीय लोगों को इससे फायदा हो रहा है। इसमें प्रति व्यक्ति 5 केजी गेहूँ, चावल या मोटा अनाज भी मिलता है। अंत्योदय यन योजना के तहत 35 केजी अनाज मिलता है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना इसमें राज्य को जिम्मेदारी दिया गया है कि कौन लाभार्थी पीडीएस के होंगे या नहीं होंगे उस पहचानने के लिए, ठीक ना। ये सब है। तो इसमें जो है ना आपका जो है ना ये सब विशेषता आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन इसके कुछ आलोचना के बिंदु भी हैं। देखिए आलोचना के बिंदु में क्या लिखिएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन वही क्रियान्वयन संबंधी लागत वही लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो पीडीएस को लागू करने हमारी सरकार का लाखों रुपये प्रतिवर्ष काफ़ी खर्चा हो जाता है। रिसॉ की जोखिम है, ठीक ना। लाभार्थियों की पहचान नहीं और किसको देना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि गरीबी तो परिभाषित अच्छे से देश में हुआ ही नहीं है। इसके बाद खरीद की समस्या है, एमएसपी पर ही खरीदना पड़ेगा, अनाज महंगा हो जाता है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है और WTO से जुड़े मुद्दे भी जो है ना यहाँ पे है, जो इसमें जो है ना आपको इसमें चूँकि WTO मुद्दा यही कि सब्सिडी का मुद्दा है, तो ये जो है आपका मेन समस्या क्रिएट करता है। आलोचना के बाद इतने आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आलोचना में एक बार फिर से देख लीजिए, वही कि इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है, क्योंकि 1.3 लाख प्रतिवर्ष खर्च होगा, जोखिम है, रिसॉ है, ठीक ना। लाभार्थी कौन होगा पहचान नहीं है, और खरीद की समस्या, क्योंकि देखिए अगर ये भी सरकार बोल देती है कि भाई किसानों से एमएसपी पर खरीदो, और एक कंडीशन है कि पीडीएस में कि सस्ते में अनाज मिलना चाहिए, तो दोनों अलग अलग बात होगी, समस्या तो होगी ही होगी। और जलवायु परिवर्तन होने की वजह से ये प्रभावित हो सकता है। आप इसको जो है ना ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए जो है ना आपका जो है ना इसमें जो है ना इतना जो है ना अगर आप लिख देंगे तो चीज़ें जो है ना हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो 64 बीपीएस से पूछा था उसी का ये मैं यहाँ इसका आंसर बता देता हूँ। मैं ये हो सकता है मैं डिग्री प्रोग्राम में इस क्वेश्चन को मैं दूँ। क्वेश्चन यही था कि भारत में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकताओं का
आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल, कि हरित क्रांति की शुरुआत के लगभग 45 या 50 वर्ष से अधिक समय के बाद भारत जहां एक और क्षमता से अधिक भरे गोदाम व सड़ते खाद्यान्नों का साक्षी रहा है, वहीं दूसरी ओर यहाँ भूखे पेट सो जाने वाले कई मिलियन जनसंख्या भी विद्यमान है। मैं 3-4 लाइन में भूमिका को समेटने का प्रयास किया और ऐसा समेटा है कि सारे जो है ना उसके पॉइंट इसमें शामिल हम कर लिया। वही बार बोलता हूँ, भूमिका ना ही 10 लाइन होना चाहिए, ना ही 1 लाइन का, बल्कि 4 से लेके 5 लाइन का भूमिका लिखिए, अकॉर्डिंग टू प्रश्न लिखिए और लिंक बैठे ही नहीं कि कुछ से कुछ लिख दिए। आगे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे भूखे लोगों की हमारे देश में सर्वाधिक जनसंख्या है। आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स का यहाँ देख सकते हैं, ये चूँकि पिछले साल का है 2021 का है, 2021 में जो है ना 103 देशों में 97 मेरा रैंक था, इस ध्यान रखिएगा। अब दिक्कत वही है कि इस विरोधाभास को कैसे दूर किया जाए। एक तो पहली बात तो हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा है और लोग भूखे भी हैं, ये तो विरोधाभास है ना। क्वेश्चन पूछेगा यही कि देश में खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है, फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, इसको दूर करने के उपाय बताएं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे बताइएगा कि इसमें कुछ संस्थागत व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मतलब वही कि आपको जो है ना APMC को व्यापक नेटवर्क प्रदान करना चाहिए, इनैम को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अधिक अनाज खरीद सके, भाई उपभोक्ता भी अनाज खरीद सके। और द्वितीय हरित क्रांति में कहीं ना कहीं जो ना को मतलब कि जो पोषण युक्त फसलों पर ध्यान देना चाहिए, इन्हें किसी गेहूँ और चावल पर उगाने पर फोकस करना चाहिए। फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि नीति बनाना पड़ेगा, विधान बनाना पड़ेगा, मतलब कि PDS को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कमियों को दूर करना पड़ेगा, तभी ये विरोधाभास दूर हो पाएगा। PDF के दुकान जो अनाज मिलता है उसमें सुधार कर दीजिए, और भी कई रिफॉर्म हो सकते हैं, वो करना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि हाँ भाई आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि इंडिया में खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, पहला लिखिएगा क्या, वही आर्थिक कारण, या ऐसे गरीबी लिखिएगा। पहला गरीबी, 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे, अर्थात जीवन जीने का पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अति आवश्यक हो जाता है। भुखमरी वही लिखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में लेटेस्ट डेटा यूज कर दीजिए, ठीक ना, पिछले साल का है। अगला है असुविध वर्ग, दिहाड़ी मजदूर है, विकलांग हैं, अनाथ बच्चे हैं, इन लोगों को तो भोजन चाहिए ना। और अभी चूँकि जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है खाद्यान्नों की कमी हो जाए, इसलिए हमको खाद्य सुरक्षा काफ़ी क्या है, ज़रूरी है। उसके बाद जो है ना आपका जो है ना, अगर कभी अगर विपदा जैसे कि कोविड-19 आया, तो अगर सब काम ठप हो जाएगा तब उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमको खाद्य सुरक्षा होना बहुत ही क्या है जरूरी। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में गर्भवती और बच्चे महिलाएं काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ जो है NFHS4 जो रिपोर्ट है अभी जो सरकार जारी किया है, उसमें कहा गया है हमारे यहाँ जो है ना 5 वर्ष के कम बच्चे जो है में लगभग 40% बच्चे कम लंबाई के हैं, किसी का वजन कम है, और कई के खून की कमी है, और लगभग 15 से लेकर 49 वर्ष की महिलाओं में लगभग 53% महिलाओं में रक्त की काफ़ी क्या कमी, और पुरुषों में भी कमी है। अब अगर इस तक समस्या अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है खाद्य सुरक्षा बहुत आवश्यक है, और कृषि के विकास के लिए भी जो है ना खाद्य सुरक्षा अति आवश्यक, क्योंकि अगर हम खाद्य सुरक्षा उपलब्ध सबको करा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कृषि का क्या होगा, क्यों होगा कृषि का विकास। देखिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में किसानों को फायदा होगा, मांग बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, सामाजिक विकास होगा। ऐसे आपको सकला है, ऐसे करके आप ना एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक ना। और हमारे देश में खाद्य सुरक्षा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि खाद्यान्न कभी महंगा हो जाता है, ये तेल कभी महंगा तो कभी प्याज महंगा तो कभी आलू महंगा, और इस स्थिति में गरीब आदमी उसको खरीद नहीं पाते हैं। और खाद्य सुरक्षा कहीं ना कहीं आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार को भी आकर्षित करेगा, और हमारी व्यापार अवसंरचना को भी ये क्या करेगा, और व्यापक पड़ेगा। हम निर्यात जो है ना इसको कर सकते हैं, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके जो है ना आप इसके कई सारे पॉइंट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना कि ये पूछेगा
कि इस दिशा में भारत सरकार और बिहार सरकार के क्या प्रयास हैं। तो वही आप देखिए ओवरऑल जो खाद्य सुरक्षा की दिशा में जो है ना हमारे देश में जो प्रयास वही कि भाई 1950 में हमने पीडीएफ लाया था, 1996 में हमने टीडीपीएफ लाया, 1995 में माध्याह्न भोजन मिड डे मील लाया, 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया। ये सब प्रयास है। हमने 1966 में ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति लाया, दूध क्रांति लाया, लाल क्रांति, मतलब कि उत्पादन के क्षेत्र में कई क्रांति लाए हम लोग। ई नैम लाया है, सिंचाई सुविधा हमने शुरू किया है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भी जो है ना हमने उगाने का प्रयास किया है। और बिहार सरकार क्या कर रही है, इसमें जो है ना पैक्स का आधुनिकीकरण किया जा रहा है आपका जो है ना, और भी कई सरकार भंडारण की सुविधा बढ़ा रही है ताकि जो है खाद्य सुरक्षा के लोगों को सुनिश्चित हो सके। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि अभी यूएनओ है या और भी, जैसे कि अभी जो कई सारे देश जो है खाद्य सुरक्षा लोग काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। और हमारे जो यूएनओ है एसडीजी गोल लाई है, जिसमें 1 और 2 में ही भुखमरी की बात करता है, ठीक है ना। ये सब प्रयास किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे आगे के ग्राफ में लिखिएगा कि सरकार को क्या करना चाहिए। बस वही कृषि का विविधीकरण हो, प्रोटीन युक्त भोजन का मतलब अनाज का उत्पादन हो, बागवानी, मांस, दूध, ये सब पर फोकस करना चाहिए करने पर, और जैव तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। तभी जो है ना सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्णित अनुच्छेद 21 में जीवन के जीने का अधिकार जो है ना हमारे देश में सुरक्षित हो सकता है। तो अब देखिए ये मैं यहाँ पे आपको बता दिया मोडल आंसर, कई लोगों को ये आंसर नहीं पता है, और मैं देखिए कैसे बारीकी से हर एक पॉइंट को जो मैंने आपको डिस्कस किया। तो आप इसको आराम से लिख लीजिए, और इसका जब मैं क्वेश्चन दूंगा आप इसको लिखिएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग कुछ कुछ जो है ना कुछ कुछ कृषि योजनाएं भारत सरकार की पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं 1-2 वीडियो और में जो लेटेस्ट कुछ कुछ योजना है वो भी जिक्र कर दूंगा। तो यहाँ देखिए पहला देखिए, अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत सरकार के द्वारा कृषि के विकास के लिए योजनाओं का वर्णन कर, आप देखिए योजनाएं कई तरह की सरकार की है। पहला तो एक तो उत्पादन पूर्व या फसल बुआई के समय, जैसे कि प्रधानमंत्री मृदा योजना है, किसान क्रेडिट योजना है, कृषि विज्ञान केंद्र है, एक आर्या अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, मतलब कि युवाओं का खेती में आगे बढ़ाना, मेरा गांव मेरा गौरव, कृषि कल्याण अभियान, बीज अनुदान कार्यक्रम, यंत्री, ये सब बिहार सरकार का कार्यक्रम है। तो अगर आप कार्यक्रम को ना 2 भाग में बांटिएगा, बुआई के पहले या बुआई के समय, देखिए मैं यहाँ पे बिहार सरकार का भी 2 लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं। कृषि उत्पादन के समय या खरीफ फसल से संबंधित कुछ योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि योजना है, और ये देखिए ब्याज अनुदान योजना बिहार सरकार का है, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर जो है ना अब कटाई के बाद देखिए मैं लिखना पड़ेगा आपको, या विपणन या आय से संबंधित योजना, देखिए पीएम आशा है, पीएम किसान है, ई नैम है, राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है, एग्री उड़ान है, संपदा योजना है, ये सब चीज़ें। और कृषि से संबंधित क्षेत्र की योजना देखिए डेयरी उद्यमिता है, विकास योजना है, राष्ट्र गोकुल है, बागवानी मिशन है, नीली क्रांति है, ये भी कहीं ना कहीं जो है ना ये सब चीज़ें आपको इसमें लिख सकते हैं। आगे जो है ना, हाँ अब अंतिम में यहाँ बिहार सरकार की हम कुछ योजनाएं आपका जिक्र कर दें। देखिए बिहार सरकार का सबसे बड़ा योजना तो वही कि आपको पता है कि 3 कृषि रोड मैप चल रहा है, अभी तीसरा चल रहा है। 2007 से 2012 से लेकर जो है ना 17, और 17 से लेकर 22 तक जो है ये 3 कृषि रोड मैप लागू हो चुका है। और कृषि के विकास में बेहतर होने के लिए ही ना 2020 में जो है ना मक्का और गेहूँ में कृषि कर्मण पुरस्कार जो है केंद्र सरकार द्वारा बिहार को मिला है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन चल रहा है, बिहार राज्य जैविक मिशन चल रहा है, जल जीवन हरियाली चल रहा है। तो ये जो कहीं ना कहीं इसी का जो है ना आपका हिस्सा है, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे अलग से मैं यहाँ पे ना कृषि रोड मैप लिख दिया हूँ। क्या क्या देखिए पहला वही 7 से लेकर 12 तक चला। इसमें क्या किया गया, फोकस किया गया था अच्छे बीजों पर फोकस किया गया, आधुनिकीकरण और मशीनीकरण किया गया, सिस्टम ऑफ राइस आइडेंटिफिकेशन मतलब श्री विधि से धान की खेती किया गया, किसान पंचायत का गठन किया गया, और कृषि कैबिनेट का भी गठन उस समय हुआ था। अब देखिए पहला जो कृषि रोड बिहार में चला तो 7 से 12 तक, इसका प्रभाव क्या पड़ा, धान गेहूं मक्का का उत्पादन काफ़ी यहाँ बढ़ा है। नालंदा के किसान चीन से ज़्यादा गेहूं उपज कर लिए थे। मखाना लीची फर्स्ट स्थान प्राप्त हो गया था हम लोग का। तो 12 में चावल, और 2013 में गेहूं, और 16 में मक्का में हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, इसी का प्रभाव था। दूसरा हरित क्रांति दूसरा जो कृषि रोड का 2012 से लेकर 17 तक हमने लाया था। इसमें क्या क्या कहा गया था कि खाद्य और पोषण सुरक्षा मुख्य उद्देश्य था। कृषि का प्रबंधन करना, तकनीक लागू करना है,
अर्थात कृषि और फिर समुद्री क्षेत्रों को आगे बढ़ाना है। और वृक्षारोपण 9% से 15% करना है और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करना है। फिर तीसरा कृषि रोडमैप 2017 से लेकर 22 तक इसमें है। इसमें जो है ना इसको और 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। इसमें लिखा हो गया खाद्यान्न उत्पादन कम से कम में 15% की हमको वृद्धि करना खाद्यान्न उत्पादन में, और लगभग 225 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है। ईंधन क्रांति राज्य में लाना है, खाद पोषण पर ध्यान देना है, जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड करना है, जैविक कॉरिडोर जो है बनाना है। ये सब जो है ना तीसरे कृषि रोड मैप की जो है ना आपका प्रमुख विशेषता है, क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, ठीक ना। फिर आपको जो है ना आमदनी बढ़ाने के लिए जो है ना फल बागवानी बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। और 2022 तक ना इसमें कहा गया है 17% वन लगाया जाएगा और बाढ़ और सूखे से नियंत्रण की बात की गई है। ये जो है ना आपका जो है ना बिहार सरकार के द्वारा जो है ना किए गए जो है ना कुछ आपके प्रयास। बाकी और भी देखिए कुछ प्रयास देखिए यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं कि कृषि विभाग बिहार द्वारा कुल 21 योजनाएं चल रहा है अभी लगभग में। एक है अनुदानित दर पर बीज, राजकीय बीज अनुगुणन बीज उत्पादन मतलब बीजग्राम योजना है, एकीकृत बीजग्राम योजना है, धान की मिनी किट योजना है, बिहार राज्य बीज नगर, मतलब कई तरह की योजनाएं आपको जो है ना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है बिहार में। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बोल देता हूँ, देखिए यहाँ है कि बिहार राज्य बीज प्रमाण एजेंसी अनुदान योजना है। उसके बाद देखिए टाल विकास योजना जो हमारे बिहार में जो है ना मुंगेर टाल है, कई सारे हटरिया टाल है ना जो जहाँ पे पानी जमा रहता है उसके विकास के लिए कार्यक्रम है। फिर दियारा विकास योजना है, किसान सलाहकार योजना है, ई किसान भवन का निर्माण किया गया है, धान की कम्युनिटी नर्सरी का विकास किया गया है। ये सब जो है ना कई तरह के सरकार के जो है ना इनिशिएटिव जो है ना बिहार सरकार ले, जैविक कृषि है, फिर डीजल पर अनुदान सरकार दे रही है। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें है। तो ये जो है ना लगभग लगभग पूरा जितना भी इकोनॉमी इंडियन एग्रीकल्चर बिहार का था ही होगा। बाकी 1-2 वीडियो और अगर हमको बनाना पड़ जाएगा तो मैं बना दूंगा, जिसमें कि जो कुछ लेटेस्ट जैसे कि इस बार यूनियन बजट में क्या क्या कहा गया है कृषि को लेकर, या बिहार में जो इस बार के फर बजट में क्या कुछ लेटेस्ट, हालांकि मैं सब बता ही दिया और अभी कुछ होगा तो मैं इसमें आपको अलग वीडियो में बता देंगे। तो अब इसको आप अच्छे से पूरा एग्रीकल्चर हो गया, इससे बाहर को फंड लेना चाहिए। और बाकी हाँ जितना भी मैं मॉडल आंसर दूंगा वो जो है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सबका मॉडल आंसर बना हुआ है। अब बाकी जिनको टेस्ट से जुड़ना है 1 नंबर को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि जीएस पर फर्स्ट सेकंड, बाकी LFW हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शनल भी हो रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।